नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबको सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, Abariyako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. and good evening to everybody else, and bonsoir in French, which is good evening. So I don't know whether we've been watched over there in France or not, but certainly the signal is going to Europe. On that there is no doubt. We're getting a lot of response from all over the place. Pradeep ji, we must learn to speak Portuguese also, because a lot of people Yes, in Goa, Bilkul. they've all settled in Lisboa, which is less Lisbon. So Your program is a hit there. So I think perhaps we should maybe talk to those people as well. But the Prime Minister, the BJP is taking these elections very, very seriously indeed. But very funny, isn't it? एक तरफ देखिए पंकजा मुंडे, दूसरी तरफ अजीत दादा पवार, वो कहते हैं भाई वो क्या है, वो बटेंगे तो कटेंगे, वो महाराष्ट्र में नहीं चलता साहब। आप वो ये सब जो है वो यहाँ नहीं बोल सकते। इसके पीछे क्या हुआ, मतलब मेरी जरा Are they trying to undermine the Sir, Prime Minister? मोदी जी यहाँ आने से पहले, before he started the Maharashtra दौरा, जी, देवेंद्र फडणवीस invited him with a tweet, एक हो तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है। Yes, एक है तो सेफ है। तो it is very clear, देवेंद्र फडणवीस bugle blow कर दिया कि this is going to be the agenda. The agenda is the Hindus have to be united. And if you see, he has been provoking Nitesh Rane to say a lot of things that can polarize the votes, and it has been happening continuously. जी, नारायण राणे जी भी confirm कर दिया कि Nitesh Rane is working to an agenda advised by somebody to him, and that advice he will take is only of Devendra Fadnavis. I don't think he's going to take somebody else's advice when Nitesh Rane is concerned. So absolutely there's a plan to polarize the votes. Amit Shah भी, if you see Modi But जी, you think Amit it will Shah work? जी, देवेंद्र फडणवीस जहां भी जा रहे हैं, एक है तो सेफ है, योगी आदित्यनाथ, चारों जहां जाते हैं, एंड ये तीन फ्रॉम सेंटर एंड वन देवेंद्र फडणवीस जी लगातार। प्रदीप जी एक हैं तो सेफ हैं, जबरदस्त स्लोगन है साहब। Yes, yes. ये मैं मान करके चलता हूँ। नहीं मतलब बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में लागू नहीं होता साहब, लेकिन एक हैं तो सेफ हैं वो जबरदस्त स्लोगन है, बहुत बढ़िया है। उसमें हर कोई आ जाता है कि सब में एकता होनी चाहिए, पूरे देश में एकता होनी चाहिए, और अगर भारतीय जितने भी हैं वो एक रहेंगे, एकता से चलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा। लेकिन आज let's welcome our guests first. We've got three very important guests indeed. We've got Mr. Pankaj Modi. मोदी साहब, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जय सिया राम, हर हर महादेव, कैसे हैं सर? जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार। बड़े दिनों के बाद आ रहे हैं सर, क्या हो गया था? कहीं चले गए थे क्या? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क? नहीं, और भी संगठन का काम भारतीय कर जनता रहे पार्टी थे। की शाखा खोल रहे हैं क्या? ये आरएसएस की शाखा खोल रहे हैं आप। कुछ मालूम नहीं सर, कुछ भी हो सकता है। आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है। हेमलता पाटिल जी फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम नासिक, वेरी गुड इवनिंग मैम, जय हिंद। आप हमारे शो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। और प्रमोद सिन्हा साहब, आरजेडी, प्रमोद सिन्हा साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से हैं अभी इस वक्त सर? अभी लोकेशन क्या है? पटना है कि पटना पटना से बोल रहे बिहार हैं? की राजधानी पटना। अरे सर क्या बात। सर बिहार की राजधानी नहीं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पटना, पाटलिपुत्र, वहां से बोल रहे हैं सर। क्या बात है सर, जबरदस्त, वंडरफुल। सो आई विल स्टार्ट विद यू हेमलता पाटिल जी, आप पहली बार शो में आ रही हैं। लेडीज फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद यू हेमलता पाटिल जी। आप ये बताएं अभी तक क्या है कि जो इंडिया अलायंस है, एमबीए अलायंस जो है मैम, आपको आवाज आ रही है मैम? हेलो, हाँ आ रही है सर, क्लियर है। जी, अभी तक ये बोल रहे थे कि भाई ये 1500 रुपए जो लाडकी बहन के लिए दे रहे हैं, इससे पूरे महाराष्ट्र का खजाना जो है वो खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के ऊपर इतना कर्ज है, हालत खराब है, कहां से पैसे आएंगे, ये होगा वो होगा। और आज राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं हमारी सरकार आने दीजिए, सब बहनों को मैं वादा करता हूं 1 तारीख को खटाखट 3000 रुपए हर एक के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपके 3000 से खजाना खाली नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के 1500 से खजाना खाली हो जाएगा। अब ये जरा समझाया जाए मुझे। हेमलता जी बताएं प्लीज, गो अहेड। सर, जिसको जरूरत है उसके ऊपर पैसा खर्च करना
वो तो हमारी जिम्मेदारी है, हर सरकार की जिम्मेदारी है। जी। लेकिन ये जो फिजूल का खर्चा कर रहे हैं, जो जाहिरातबाजी पे खर्चा कर रहे हैं, बहनों को 1500 रुपए दे रहे हैं और जाहिरात पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्शन उस चीज के लिए है। ये जो फिजूल का खर्चा अगर बंद करेंगे तो अच्छी तरह से पैसा इकट्ठा भी हो जाएगा और जो जरूरतमंद है उसके लिए हम खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि किसान है, उनको बहुत जरूरत है, उनके यहाँ पैसा खर्च कर सकते हैं। जो बहनें हैं उनके उनके यहाँ पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जो जाहिरातबाजी जो ये सरकार कर रही है, जो ये खर्चा फिजूल का कर रहे हैं, उसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन है। जो देखो बहनों को कितना पैसा दे रही है और कितना जी। जाहिरात कर रही है, आप देखो कि किस तरीके से ये जो पैसा है फिजूल का खर्चा हो रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्शन उसके लिए है, ना कि किसी जरूरतमंद को पैसा खर्च करने पे है। हेमलता राहुल जी, गांधी ने बात जो यह है कि बोला है, वो राहुल सही गांधी है जी कि सब जगह बहनों के लिए 3000 रुपए का खर्चा करेंगे, लेकिन जो बाकी के यहाँ से पैसा बचेगा वो हम अच्छी तरह से उनको दे देंगे। हेमलता जी, राहुल गांधी जी का जातीय जनगणना का जो नारा है, बीजेपी मोदी जी का कहना है कि ये कास्ट बेस्ड है, कास्ट को डिवाइड कर रहा है, देश का कास्ट को डिवाइड, एससी एसटी ओबीसी और ओबीसी बैकवर्ड कास्ट को, आदिवासियों को डिवाइड करने वाला एक रणनीति है। और उसको काउंटर करने के लिए एक है तो सेफ है, बढ़ेंगे तो कटेंगे। तो कैसे देखते हो ये स्लोगन, एक है तो सेफ है, बढ़ेंगे तो कटेंगे? हेमलता जी भाई, आप और हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति ये देश में चल रही है, कि जहां किसानों के लिए कुछ खर्चा करना जरूरी है, किसानों को राहत दिलाने की जरूरत है, वो नहीं कर रहे। बहनों को राहत दिलाने की जरूरत है तो वो नहीं कर रहे। जो देश में जिस टाइप से बलात्कार हो रहे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, उसके बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे। और हम क्या सोच रहे, धर्म और जाति में हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। जिस टाइप से ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, किसी धर्म को अलग करके, देश में एक धर्म को अलग करके एक मतों का विभाजन करना, ये जो राजनीति है उसको हमारा विरोध है। जो जाति है, देश में जो जाति है उनको अपना हक मिलना चाहिए। और जब तक जाति गणना नहीं हो जाएगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन से बहुत सोच समझ के ये बयान किया है कि वो गणना बहुत जरूरी है। ना कि हम धर्म और जाति में झगड़ा करना चाहते हैं, ना बंटवारा मतों का बंटवारा करने के लिए, ना आपस में झगड़ा करने का कांग्रेस सोच रही है। उलट पक्ष बीजेपी में जो चल रहा है, वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उससे साफ होता है कि हिंदुओं का वोट और मुस्लिमों का वोट, उसमें डिवाइडेशन करके ये अपना खुद का ये करना चाहते हैं। हेमलता जी, छोटी सी बात, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं फिर पटना जाऊंगा और पंकज मोदी साहब, फिर आपको मैं बहुत वक्त दूंगा, आप बोलिए जितना बोलना है। लेकिन उसके पहले हेमलता जी, आपसे सवाल है, जब राहुल गांधी जी ये बात करते हैं कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और उसके पीछे वो लॉजिक देते हैं, वो ये बोलते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि जब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि किस जात की कितनी संख्या है तो उसको आप गवर्नमेंट स्कीम्स आप कैसे अलॉट करेंगे? यही बात है ना। जब तक इंपेरिकल डेटा नहीं होगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन असल में पिछड़ा हुआ है, कौन असल में अति पिछड़ा है, और पिछड़ों में भी क्रीमी लेयर क्या है, कौन लोग ऐसे हैं जो सरकारी स्कीम्स का एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 पीढ़ियों के लिए उसका एडवांटेज ले चुके हैं। ये सब जानना बहुत जरूरी है सरकार को, ऐसा राहुल गांधी जी कहते हैं। लेकिन सामने से अमित शाह साहब ने ये कहा है, मोदी जी ने कहा है कि हमेशा कांग्रेस सिर्फ हिंदू जातियों की ही बात क्यों करती है, मुसलमानों में भी तो तकरीबन 74 जातियां हैं, 74 जातियां हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हो? कभी भी मुसलमानों की जातियों की भी जनगणना होनी चाहिए, ये बात आपने क्यों नहीं कही है? अब आप बोलें हेमलता जी। उनका सीधा सा प्रयास है हिंदू और मुस्लिम अलग अलग करके वोट में डिवीजन करके, जैसे कि हम ही हिंदू राष्ट्र का उनका बहुत पुराना नारा है। तो राहुल गांधी ने जो बोला है कि सभी लोगों के लिए जो बिछड़े हैं, सभी जाति वर्ग के लोगों का, अगर आप जाति गणना नहीं करोगे तो सही रूप में, सही मायने में हमको पता ही नहीं चलेगा कि किसको सही मायने में फायदा होना चाहिए। तो सीधी सी बात राहुल गांधी जी ने बोली है। तो अभी उसको मुस्लिम एंगल से देखना, फिर मुस्लिम के लिए राहुल गांधी ऐसा क्यों नहीं बोल रहे, तो कांग्रेस क्या कर रही है,
तो ये उनका एक नैरेटिव सेट करना है, धर्म में झगड़ा करना है, जाति में झगड़ा करना है, और उनका वो वोट का जो है वो उसी ढंग से वो काम करेंगे और जी। उसी ढंग से वो सोच रही है। तो ये बीजेपी का बहुत पुराना ये है, तो उसी ढंग पे वो अभी काम कर रहे हैं। प्रमोद सिन्हा जी के पास चलते हैं। प्रमोद सिन्हा साहब, क्या राष्ट्रीय जनता दल का भी यही मत है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? क्या जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और क्यों जरूरी है? और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार बोलती है कि जैसे आरजेडी हो गई, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, जैसे कांग्रेस हो गई, आप लोग एक ही भाषा बोलते हैं, आप जान करके हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटना चाहते हैं। अब आप बोलें सर, सिन्हा साहब, देखिए, जरा जोर से बोलें सर प्लीज। जातीय जनगणना कितनी जरूरी है जी उसको बिहार में बिहार स्तर पर जो है जातीय गणना कराई गई, और जातीय गणना जो कराई गई है तो जो रिपोर्ट आए हैं वो कितना सोचनीय और विचारणीय रिपोर्ट आई है कि बिहार की 34% जो आबादी है उसका मासिक आमदनी जो है 6,000 रुपया से कम है। उसमें सिर्फ जाति की गणना नहीं हुई है, उसके सामाजिक शैक्षणिक सारे पहलुओं पर गणना की गई है कि कौन व्यक्ति सबसे पिछड़े पंक्ति पर है, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर कौन लोग खड़े हैं, मजदूरी करने वाले कौन लोग हैं, फेरी लगाने वाले कौन लोग हैं, किनके घर में रहने, एक घर में कौन रहते हैं, किनके घर पे सही ढंग से छत नहीं है, कौन भूमिहीन है, वो तमाम चीजों की उसमें विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। तो 33 से 34% आबादी जो है बिहार की, उसकी मासिक आमदनी जो है वो 6,000 रुपया से कम है। समझने की बात है, 30% उसके उलट 30% आबादी ऐसी है जिसकी मासिक आमदनी 10,000 रुपये से कम है। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा जो है डिफरेंसेज है समाज के बीच में फैला हुआ है। चाहे उसको आप आर्थिक आधार पर आप देख लीजिए, शैक्षणिक आधार पर देख लीजिए, तो ये सब कब आएगा? जब आएगा जब हम उसका सही ढंग से मूल्यांकन करेंगे और कौन सी जाति किस प्रकार से पिछड़ी हुई है, वो उस सही मायने में उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाया है, इसका अध्ययन के लिए ये जातीय गणना जरूरी है। तो सिन्हा साहब, कहने का मतलब ये हुआ, सॉरी आपको रोक रहा हूं मैं, आपने जो भी फिगर बताए एक बार फिर बताने बहुत जरूरी है। मोदी साहब, आप जरा ध्यान से सुने और मैं चाहूंगा कि हमारे सब दर्शक भी जरा ध्यान से सुने। 34% आपने कहा दे सबसिस्ट ऑन लेस देन 6,000 अ मंथ, मतलब लेस देन 200 रुपीज अ डे, 200 रुपए से भी कम हर रोज की आमदन है उनकी। और कई लोग ऐसे हैं जो 10,000 से भी कम कमा रहे हैं, 10,000 से भी कम, एक दिन की आमदन जो है वो 10,000 से भी कम है। मतलब कैसे, मतलब किस प्रकार जीते होंगे लोग, ये बताएं सिन्हा साहब। विडंबना है क्या ना होता होगा कि बताइए। इसको जो है, जो आप पहले अपना प्रश्न कर लें। नहीं, प्रश्न है मेरा ये, कैसे ये जीते कैसे हैं लोग, ये जरा बताइए ना प्लीज। यही समझने की जरूरत है ना कि तमाम सरकार के तमाम संसाधन आखिर कहाँ चले जाते हैं। जो हम लोगों की जो अवधारणा है कि समाज के अंतिम पंक्ति को समाज के मुख्य धारा में लाने का जो हम लोग प्रयास करने के लिए वचनबद्ध हैं, और उनको अभी तक हम उस वचनबद्धता के तरीके से आगे नहीं ला पाए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति अभी भी पिछड़ा है, तो ये ज्यादा जरूरी है। अभी जो सेंसस नहीं हुआ है देश स्तर पर, देखिए हम लोगों का तो डिमांड था कि इसको देश स्तर पर किया जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कई जातियां जो है, किसी राज्य में पिछड़ी हुई है, किसी राज्य में दलित है, तो किसी राज्य में वो अग्रणी श्रेणी में आते हैं। तो हमारा मानना था कि पूरे देश स्तर पर ये जातीय जनगणना हो, और अभी जो सेंसेक्स होगा, जनगणना होगा, उसमें एक कॉलम ही तो जोड़ना है। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें कॉलम जोड़ा गया था, जातीय गणना कराई गई थी, लेकिन हम लोग लगातार उसका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार मांग करते रहे कि जातीय जो जनगणना कराई है उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि वास्तविक स्थिति सिन्हा साहब, जातीय जनगणना तो समझ गए, जातीय जनगणना जरूरी है, इंडिया अलायंस का डिमांड जायज है, बट तुष्टिकरण, बीजेपी का कहना कि तुष्टिकरण
जब भी राष्ट्रहित की बातों में भी आप तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाते हो। आर्टिकल 370 वकाफ बोर्ड रिफॉर्म्स, राम मंदिर को आपने नकारा, जो सीए जहां सीए है वहां पर भी आपको आपत्ति है, सावरकर के इशू पर आप बढ़ जाते हैं, महाराष्ट्र में संभाजी नगर नामकरण, औरंगाबाद उसमें भी विरोध इंडिया अलायंस का। तो ये तुष्टीकरण किस तरफ आप लेके जा रहे हो? राष्ट्रहित में भी तुष्टीकरण कर रहे हो। देखिए, इसी को तो समझने की जरूरत है ना कि तुष्टीकरण और पोलराइजेशन कौन लोग कर रहा है। देश जो है अनेकताओं में एकता का देश है, विविधताओं से भरा हुआ यह देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति को समझने की जरूरत है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मावलंबी लोग रहते हैं। सभी का अपना जो है मताधिकार है, सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, ये समझने की जरूरत है। और जो लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, 400 सीटों पर वो लड़ते हैं, लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों को एक सीट भी देने का काम नहीं करते हैं। ये उनकी मनसा, उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से वो भेद करते हैं। हम लोग तो सभी की बात करते हैं, ए टू जेड की बात करते हैं। ये तो बात हो गई, लेकिन आपके मुताबिक, इसके पहले कि मैं प्रमोद मोदी जी के पास जाऊं, भारतीय जनता पार्टी के 2011 का जो सेंसस था वो कंप्लीट हो गया, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो तकरीबन बिल्कुल तैयार हो गई, 2014-2015 में सबमिट भी कर दी गई। तो उसको अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया? ये कहा जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कि कुछ एरर्स हैं उसमें, लेकिन फिर भी सर ये पहली बार हुआ है कि सेंसस की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है सिन्हा साहब? बिल्कुल, मैंने बतलाया ना, इसके लिए लगातार हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार जो है जनसंघर्ष, सड़कों पर उतरने का काम उन लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना जो कराई गई है उसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार धरना पर बैठने का काम किए ताकि जो जातीय जनगणना कराई गई है, जिसमें जात का भी जिक्र है, जाति का भी जिक्र है कि कौन सी जाति पिछड़ी हुई है, कौन सी जाति की शैक्षणिक अवस्था किस रूप में है, उसको समझने की जो जरूरत है। लेकिन इन लोगों ने उसको सार्वजनिक नहीं करने का काम किया। तब हम लोगों ने निर्णय किया कि जो 2021 में जो जातीय जनगणना होगी, जो सेंसेक्स होगा, जनगणना होगा, उसमें जो है जातीय जनगणना कराई जाए, जातीय का कॉलम जो है उसमें बढ़ाया जाए, ताकि स्पष्ट रूप से पूरे देश की जो स्थिति है वो सामने आ जाए। इसी को लेकर के जब हम लोग गए, बिहार का प्रतिनिधि मंडल, सभी दलों का प्रतिनिधि मंडल, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, जब वो गई केंद्र सरकार के पास तो उन लोगों ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया और कहा कि आप लोग अगर चाहते हैं तो बिहार में आप करा लीजिए। तब बिहार अपने खर्चे पर इसको कराने का काम किया। और आप देखिए, जब कराया गया, एक लाइन और सुन लिया जाए फिर आप प्रश्न कीजिएगा। जब कराया गया तो जो स्थिति सामने आई कि जिस समाज की आबादी सबसे ज्यादा थी और जिस रूप में वो पिछड़े हुए थे, तो आरक्षण का दायरा जो है बढ़ाया गया, 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और ईडब्ल्यूएस का 10% का जो दायरा था उसको जो यथावत रखा गया, यानी बिहार में 75% दायरा किया गया। और हम लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लोकसभा के तमाम जो है सभाओं में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये मांग करने का काम किया, लगातार मांग उठाया और बिहार विधानमंडल से इसको पारित करके भेजा गया। फिर भी हमारी मांग को अनसुना कर दिया गया और जिसका परिणाम यह हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। सर किसको डरा रहे हैं आप? बटेंगे तो कटेंगे मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से एक एकता में अनेकता की बात वो कर रहे थे। अभी आपने बचपन में सुना होगा एक कहावत की एकता में बल है, तो उसी तरह से हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरी भारत की जनता को, एक है तो सेफ है। और जिस तरह से स्थिति अभी देखी होगी आपने बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हिंदुओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है, तो वहां से सीख लेने की तो जरूरत ही थी। तो ये बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। जब 1947 में जब हम बटे थे, हिंदू मुसलमान अलग अलग हुए थे, तो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। इस तरीके से इस चीज को समझना चाहिए।
और ये किसी को डराने के लिए नहीं है, ये सचेत करने की जरूरत है। जिस तरह का तुष्टीकरण अभी कांग्रेस कर रही है संविधान का खतरा दिखाकर, या जिस तरह से हिंदुओं को जाति में बांटकर, तो उसके लिए हिंदुओं को भी जगाने की जरूरत है, वो हम कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। और लेकिन ये मोदी साहब, पंकज मोदी साहब, लोग इसको बहुत जी 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 मोदी साहब जरूरी है जी जी मोदी साहब, लेकिन पंकजा मुंडे जी उन्होंने कहा है कि ऐसा नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, ये उत्तर में चलेगा, नॉर्थ में चलेगा। आप चला लीजिए इसको उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है। उसके अलावा अजीत दादा पवार ने भी यही कहा है, ये बटेंगे तो कटेंगे, ये महाराष्ट्र के लिए नहीं है साहब, ये गलत है। अब इस विषय में आप क्या कहेंगे सर, मोदी साहब बताएं। ये उनका व्यक्तिगत वक्तव्य हो सकता है, लेकिन ये चीजें पूरी जनता जनार्दन पे छोड़ दीजिए, वो इसको किस तरीके से ले सकते हैं। हरियाणा में इसका सीधा बीता जाता उदाहरण है किस तरीके से उस जनता ने इस तरीके को लिया। तो इस तरीके से मत समझिए अभी योगी जी की रैली चल रही है, मोदी जी की रैली चल रही है, अभी देखे हैं तो सारी जगह ये चल रहा है, एक होते सेफ है, तो एक है तो सेफ है, ये तो सबके लिए, ये तो इसको पॉजिटिव तरीके से लेने की जरूरत। पोलराइजेशन कर रहे हो प्रमोद मोदी साहब, पंकज मोदी साहब, आप पोलराइज करना चाहते हो। फडणवीस साहब, मोदी साहब आने से पहले यही चालू कर दिया ट्विटर के माध्यम से, एक है तो सेफ है, वही से चालू हो गया। और अमित शाह जी ने अब कहा कि सुनिए, उलेमा काउंसिल आके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिले थे और उसमें वो डिमांड था कि 4% रिजर्वेशन मुस्लिम को होना चाहिए, मुसलमान को रिजर्वेशन। अमित शाह कहा कि मैं डंके के चोट पर कहता हूं कि मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो क्या ये पोलराइजेशन हो रहा है? पंकज मोदी साहब, आप टोटली महाराष्ट्र इलेक्शन को पोलराइज करो। अमित शाह का ऐलान कि मुस्लिम रिजर्वेशन हरगिज नहीं होगा। अगर कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पे चलकर मौलानाओं से, उलेमाओं से मिलकर ये सब चीजें कर रही है, तो इसका तो रिएक्शन देखने को मिलेगा ही। तो इनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर वो एक तरह से अगर मुसलमानों को वोट के लिए तुष्टीकरण की एकदम हद तक जा सकते हैं, तो इसका दूसरा रूप तो देखने को मिलेगा ही। और जहां तक बात है, तो ये देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है। ये 10 साल से जिस तरह से कांग्रेस बाहर है, तो वो बौखला गई है कि हिंदुओं को किसी तरह जाति में बांटा जाए और मुसलमानों को एक मुश्त वोट लिया जाए। तो अगर वो मुसलमानों को तुष्टीकरण करके मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन तो हिंदुओं में देखने को मिलेगा ही। तो इसको किसी अच्छे तरीके से लेना चाहिए। और 2014 हो, 2019 हो या 2024 का चुनाव हो, इसका एग्जाम्पल देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष को दिया है। लेकिन मोदी साहब, एक और चीज है, छोटी सी बात है जी, ये अब मुझे मालूम नहीं है कि आप इसको प्रशंसा के तौर पे लेंगे या कैसे लेंगे। मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं आपकी, ये मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, बीजेपी की तारीफ कर रहा हूं साहब। अयोध्या में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, प्रॉफेट मोहम्मद ने, पीस बी अपॉन हिम, उनके नाम पे मस्जिद का काम शुरू हो गया है बतौर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, और उसका डिजाइन भी बन गया है, सब कुछ बन गया है। तो मुझे तो लगता है आपको मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए, मस्ट कंग्रेचुलेट यू, कि अयोध्या में जो प्रॉमिस किया गया था कि एक तरफ राम मंदिर बनेगा और आगे जाकर के मस्जिद बनेगी, और वो मस्जिद का काम अब शुरू हो गया है। इसके बारे में कुछ कहेंगे सर आप, मोदी साहब? जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर इस तरह से किया जा रहा है, तो इसका स्वागत ही होना चाहिए। मैं इस चीज के लिए मुसलमान भाइयों को बधाई दूंगा। और एक सौहार्द का माहौल बना के रखें, इसी में सबकी भलाई है। तो उस चीज को वो समझें कि जिस तरह से कांग्रेस अगर उन्हें तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हमने ये नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये उनके लिए भी है। तो ये चीज को समझे कि अगर हमने राशन दिया है या फिर आवाज दिया है, तो उनके लिए दिया है। तो इसको पॉजिटिव तरीके से लेने की जरूरत है, और इसके लिए मैं आपको भी बधाई दूंगा कि आपने हमें बताया इस चीज के लिए। मतलब तो इस चीज को मुस्लिम समुदाय को भी स्वागत करना चाहिए इस चीज। तो वोट जिहाद का क्या मतलब हुआ सर, ये तो बता दें। देवेंद्र फडणवीस साहब करते हैं कि वो वोट जिहाद करने वाले हैं मुसलमान, किरीट सोमैया साहब कहते हैं वोट जिहाद करने वाले हैं। सर बताइए ना प्लीज, वोट जिहाद का क्या मतलब? ये शब्द का सबसे पहले इजाद समाजवादी पार्टी की एक कोई नेता ने किया था। तो इकरा कुछ नाम था उनका, मुझे ध्यान नहीं है उसके बारे में। तो ये मुस्लिम के तरफ से ही, और मुस्लिम प्रत्याशी जो थे उनके तरफ से शुरू किया गया था। आप सलमान खुर्शीद जी की भतीजी की बात कर रहे हैं। सारे मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की थी। पंकज मोदी साहब, वो सलमान खुर्शीद जो हैं, पुराने जो मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के राज में, उनकी जो भतीजी हैं, उन्होंने ये बोला था बिहार में कि हमें वोट जिहाद करना पड़ेगा। जी हाँ, तो अगर
जी जी, तो अगर उनके तरफ से ये चीज शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो ये जनता इतनी समझदार तो है ही। अगर वो मुसलमानों को एकजुट करने के लिए वोट जिहाद का शब्द यूज कर सकती है तो उसका तो रिएक्शन दूसरे समुदाय में भी देखने को मिलेगा ही। तो ये सवाल आप उनसे जरा पूछे कि वोट जिहाद उन्होंने कैसे शुरू की, तो उसका अभी रिएक्शन देखने को मिल रहा है उनको। जी, तो आपके मुताबिक जब आप वोट जिहाद कहते हैं तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, इसमें क्या है, जो सच्चाई है, जो एक्चुअली महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव में बहुत जगह सीटें ऐसी थी जहां पूरी तरीके से पोलराइज होकर 5 क्षेत्रों में बीजेपी लीड करी और एक क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल इलाका था वहां से उनको वोट मिले ही नहीं। तो इस तरह से तो साफ एग्जांपल है वोट जिहाद का। तो इसमें ये तो ऑन पेपर है कि कितने डेटा है कि कितने कहां तरीके से वोट जिहाद हुआ है। किरीट सोमैया जी ने या फिर देवेंद्र जी जब बोल रहे हैं इस मामले में तो ये डेटा के साथ बोल रहे हैं। तो इस चीज को सबको समझने की जरूरत होगी कि अगर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट जिहाद कर रही है तो उसका रिएक्शन दूसरी तरफ से देखने को मिलेगा उन्हें। जी प्रदीप जी, हेमलता जी शी इज लेफ्ट। Okay. द कांग्रेस गेस्ट हैज लेफ्ट। Okay. जी, और मुझे लगता है कि उनको पसंद नहीं आया कि हम लोगों ने थोड़ी सी तारीफ कर दी बीजेपी की कि मस्जिद भी बन रही है भाई अयोध्या में, मुझको ऐसा लग रहा है, तो चली गई हूँ। जी जी बोलिए प्रदीप जी, आप पूछ रहे थे। मैं पूछता हूं सिन्हा साहब, बुलडोजर, देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। इंडिया अलायंस का कहना देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो ये बुलडोजर का नीति कुछ देर के लिए पूरे देश में ऐसा लग रहा था कि गुंडों और बदमाशों के खिलाफ जो जिस प्रकार से यूपी में इस्तेमाल किया जा रहा था, बीजेपी रूल स्टेट्स में इस्तेमाल किया जा रहा था, वो देश हित में था, राष्ट्र हित में था। मगर अब यह क्लियर है कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। सिन्हा साहब देखिए, जिनको भारत के संविधान में विश्वास नहीं है वो इस प्रकार की नीति लाने का काम किए, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना आदेश देने का काम किया कि जो मौलिक अधिकार का जो हनन करते हैं ये लोग, अचानक से किसी के बनाए हुए मकान को बुलडोजर से ढा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर दोषी है, कोई व्यक्ति अगर दोषी है तो उस व्यक्ति को पकड़िए ना, उसके पूरे परिवार, उसका पूरा परिवार कहां से दोषी है। इसी को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देने का काम किया। और इन लोगों को तो कभी भारत के संविधान में विश्वास रहा नहीं। आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने संविधान समीक्षा आयोग का गठन करने का काम किया था, कैसे ये इनके नेता बार बार आरक्षण की समीक्षा की बात करते रहे। और अभी पंकज मोदी जी एक बात बोल रहे थे, बटेंगे तो कटेंगे पर, तो ये लोग जो है जो जिनकी बात कर रहे हैं, तो बहुजन जो लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उनको इन लोगों ने ही तो बांट करके रखने का काम किया। अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर को पुनः धोया जाता है। जी मालूम पड़ा। जीतन राम मांझी जी, साहब आता हूं आपके पास, एक सेकंड आता हूं। हेमलता जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी, आपने ऐसे अपनी उंगली उठाई थी, कुछ बोल रहे थे मोदी जी, आप कुछ यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट। जी बोलिए। पार्ट है, इसको इस तरीके से मत लीजिए। एक मिनट, हेमलता जी कुछ बोलना चाह रही थी, आप बोलिए। हाँ, आवाज आ रहा है मेरा आपके पास? फर्स्ट क्लास आ रही है जी, बिल्कुल। हेलो, आप दिख भी बहुत अच्छी रही हैं। नहीं, अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो देखो ये महाराष्ट्र की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है। तो यहाँ बटेंगे तो कटेंगे ऐसा नहीं चलेगा, ये नैरेटिव यहाँ नहीं चल सकता। 8 लाख करोड़ का महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा है, महाराष्ट्र बहुत कठिन परिस्थिति से जा रहा है, किसानों की अलग समस्या है, बेरोजगारी है, यहाँ के इंडस्ट्री गुजरात को चले जा रहे हैं। तो लोग ऐसे ही जूझ रहे हैं, लोगों के पास कोई वे नहीं मिल रहा, लोग यहाँ के प्रॉब्लम्स अलग है। और यहाँ आप लोगों के हाथ को काम देना भूल गए, वो काम देने का नहीं सोच रहे और बटेंगे तो कटेंगे ऐसा नैरेटिव सेट करेंगे, तो महाराष्ट्र की जनता ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जिस टाइप का आप नैरेटिव यूपी में कर सकते हैं वो महाराष्ट्र में नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ के लोगों को हाथ को काम चाहिए, बेरोजगारी का जो इशू है उसके ऊपर काम करने वाली सरकार चाहिए। यहाँ की इंडस्ट्री जो बाहर जा रही है, यहाँ महाराष्ट्र में बलात्कार का जो ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं उसके ऊपर लोगों को हल चाहिए, ना कि ये बटेंगे और कटेंगे एक हो जाओ। ये इस टाइप का नैरेटिव महाराष्ट्र में
नहीं चलने और वाला और ये एक सफल मिनट, नहीं होने वाला। जी, जी, हर हेमलता जी। हर टाइम आप ये ऐसा कोई नैरेटिव सेट करके जात और धर्म में झगड़ा लगा के आप नहीं चुनाव कर जीत सकते, नहीं आप लेकिन इस हेमलता तरह जी, की राजनीति कर सकते। जो अभी यही आपने बात मेरा कही, कहना है आपको। मैं जरा दर्शकों को इन्फॉर्म कर दूं, थोड़ी सी सूचना दर्शकों के लिए। आपने कहा ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, आपने कहा ये छत्रपति शिवाजी महाराज के कई मुसलमान जनरल थे। सुनने वाली बात है मोदी साहब, सुन लीजिए। सिद्दी हिलाल, इब्राहिम खान, शमा खान, सिद्दी इब्राहिम, दौलत खान, दरिया सारंग वेंजी, इब्राहिम खान गार्दी, ये सब लोग जो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में थे। तकरीबन 80,000 मुसलमान सैनिक पूरे कोंकण से। आज भी वो लोग कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक हैं, उनके तोपची हैं। तो आपसे पूछना चाहता हूं हेमलता जी, जब बीजेपी कहती है कि वोट जिहाद होने वाला है यहां पे, क्या आपको लगता है कि ये इसका कोई प्रभाव पड़ेगा हिंदू वोटर्स के ऊपर, कि हिंदू कंसोलिडेशन हो जाएगा और कांग्रेस हार जाएगी? बताएं हेमलता जी। देखो ये लोगों को दिक्कत देने में, लोगों का जो इश्यूज है उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, लोगों को किसी भी हालत में राहत नहीं दिला सकते। तो अभी वो वोट जिहाद का निकाला मुद्दा, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि कितने किसान यहाँ हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, कितना यहाँ का परसेंटेज है किसानों के बारे में, धान का हो या गेहूं का हो, जो आप उनको ठीक तरह से एमएसपी नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर जो बीत रही है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे। 8 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप जिहाद और ये ऐसे बातें कर रहे हो। यहाँ के मुस्लिम लोगों के लिए वो किसी भी हालत में उनको आप कोई दिलासा नहीं दे रहे, जिस तरीके से उनको लगे कि नहीं ये भी हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा देश है, ऐसा कुछ कर नहीं रहे। उल्टा पक्ष आप ऐसा कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम में जिस तरीके से आप झगड़ा लगा रहे हो, जिस तरीके से आप बखौल खड़ा कर रहे हो, तो ये सब देख के पता चलता है कि इशू बेस्ड आप चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए आप ये सब नैरेटिव सेट कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी, केला काम भारी, अतः पुढची तैयारी सीएम बनने के लिए। एकनाथ शिंदे महायुति, उनका कहना है डेवलपमेंट का लहर हमने महाराष्ट्र में किया है, मगर अमित शाह जी ने वापस डेवलपमेंट भी है, मगर ये लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के समाधि पर माथा टेकने वालों के बीच है। आज अमित शाह ने फिर वही कहा कि एमवीए, यानी आप एमवीए सपोर्ट कर रहे हैं। रॉयड जब हो गया रामगिरी महाराज के नाम पर, जब रॉयड्स हो गए थे, एमवीए वाज स्टैंडिंग विद दोस पीपल, उनके साथ खड़े थे जो रॉयड करवा रहे थे, जो रॉयडिंग में इन्वॉल्व थे। आप रामगिरी महाराज के खिलाफ काम किए, आप उनके आदर्श, तो ये किस प्रकार से बोले पोलराइज आप कर रहे हो, अमित शाह जी का कहना। हेमलता जी, वही तो मैं बोल रही हूँ कि कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। हम लोग इशू बेस्ड कि यहाँ के जनता के लिए क्या करना चाहिए, किसानों के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ के इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ना कि हम ये पोलराइज करना है कौन महाराज क्या बोल रहा है। अभी देखो इतने सारे महाराज महाराष्ट्र में आ रहे हैं और जिस टाइप का वो प्रचार कर रहे हैं, तो वो पूरा भाजपा की राजनीति यही है कि पूरा पोलराइजेशन करना, धर्म के आधार पे पोलराइजेशन करना, ये उनकी राजनीति है, ना कि कांग्रेस की है। हम लोग संविधान मानने वाले हैं, हम संविधान का आदर करने वाले हैं और संविधान में जिस तरीके से सब लोगों को अपने तरीके से जीने का हक दिया है, वो हक ऐसा ही रहना चाहिए, उसके लिए हम लोग काम करें, ना कि जाति धर्म में बंटवारा करने का काम करें। हेमलता जी, अगर महायुति के रिपोर्ट कार्ड में, जब 2 मिनट में सुनाता हूं, डू यू बिलीव व्हेन दे से, आप विश्वास करते हो समृद्धि महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग, 300 एकड़ सेंट्रल पार्क में हमने किया, 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स फार्मर्स के लिए, लाड़की बहन, लाड़का भाव, लाड़का शेतकरी भी, और आगे जाके 76,000 करोड़ का वाधवन पोर्ट, 80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट 7 कंपनीज महाराष्ट्र के अंदर आए हैं। हाल ही में पुणे में 7,000 करोड़ हुंडई प्लांट, संभाजी नगर में 20,000 करोड़ का टोयोटा प्लांट। आप विश्वास करते हो सब? ये रिपोर्ट कार्ड है अरे
आप लोग किस चक्कर में आ गए? मैंने आपसे अभी पूछा। लोकसभा में इतना सब मार बैठने के बाद, इतने कम सीट आने के बाद उनको अभी बहन की याद आ रही है, बहन अभी लाड़की हो रही है। तो ये सब चुनावी सब जुमले हैं, ना कि वो एमओयू हो गया इसका मतलब इंडस्ट्री नहीं आ रही है। और जो अभी आप ये विकास का जो बता रहे हैं, वो असल में कितना हो गया है, कितना महाराष्ट्र को फायदा हो गया है, कितनी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आ गई है, वो सब देखने की बात है। ये सब चुनावी भाषण है कि हमने ये किया, महाराष्ट्र के लिए ये किया। तो 8 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र के ऊपर कैसे बढ़ गया? इतना किसान यहाँ सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इतने लोगों के यहाँ डिप्रेशन लोगों के बारे में लोगों में क्यों है? बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है? इसका कोई आपके पास जवाब नहीं है। तो आप ये सब चुनावी जो जुमले हैं, चुनावी भाषण है, जिसमें महाराष्ट्र को ये दिया वो दिया हो रहा है। असल में महाराष्ट्र को सही में क्या मिला, ये देखने की बात है और उसके ऊपर काम होना चाहिए। हमारे पास भी एक मोदी साहब बैठे हैं, अब वो प्रधानमंत्री अभी नहीं बने, मैं उम्मीद करता हूं आगे जाके ये मोदी साहब भी प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन देश के। तो मोदी साहब ये बताएं सर। बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इतना बड़ा सपना भी नहीं देखा। नरेंद्र मोदी जी भी छोटे कार्यकर्ता ही बने थे और उसके बाद जाकर के आगे बढ़े। लेकिन आप अभी चाय बेच रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, चाय बेचना शुरू कर दीजिए, बन जाएंगे आप भी। सर आप बताइए, क्या वास्तविकता में जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है सामान्य मुख्यमंत्री जी के 1,70,000 करोड़ की कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली है, उसमें से कितनी आई अभी तक कोई खबर है नहीं। हाँ इतना जरूर है कि 1,80,00,000 के करीब का जो बिल है सीएम साहब का, वो अभी पेंडिंग है, जो डेवोस में अभी देना है, उसका बकाया अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो आप हर चीज की बात कर रहे हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्राइसिस है सर। जो अभी अभी कृषि की बात करी ना, अभी अभी किसानों की जो बात करी सर, सोयाबीन का बहुत बड़ा क्राइसिस है सर। जो लागत का पैसा है उतनी एमएसपी नहीं मिल रही सर, हालत खराब हो गई है लोगों की। किसानों के बारे में क्या करने वाले हैं आप? 2.5 साल आपने क्या किया? लोगों की आत्महत्या रोकने के लिए क्या काम किया गया, जरा उसके बारे में बताइए मोदी साहब प्लीज। जी मैं आपका एक एक करके जवाब दूंगा। पहले कांग्रेस की बहन हेमलता जी ने जितने आरोप लगाए, मैं उसका एक छोटे संक्षेप में जवाब दे देता हूँ, फिर आपकी बातों का भी जवाब दूंगा। हेमलता जी जिस तरह से बोल रही थी, बार बार उनके आपने सुने होंगे नैरेटिव सेट किया, वो एक वर्ड बहुत यूज कर रही थी। तो नैरेटिव सेट करने से उन्हें किसने रोक रखा है? राहुल गांधी महाराष्ट्र छोड़कर वायनाड का एक सीट के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी ये पहले से हार मान चुके हैं। तो ये इस तरह से बार बार बोल करके नैरेटिव सेट करें। नैरेटिव सेट करने से आपको किसी ने रोका है क्या? जितनी हमें छूट मिली है उतनी आपको ही छूट मिली है। तो आप पहले से ही जान चुके हैं कि महाराष्ट्र की जनता इस बार ना महायुति को की तरफ ध्यान दे रही है। महाविकास आघाड़ी जो है लूटने खसोटने वाली पार्टी थी सब, और 2.5 साल तक उन्होंने जब सत्ता में थे तो किस तरह से कोविड का मिसमैनेजमेंट किया, किस तरह से उन्होंने घोटाले पे घोटाले किए, किस तरह से उन्होंने 2-4 रैलियां ज्यादा कर ले महाराष्ट्र में, जिससे कि उनके कुछ सीटें बढ़े या घटे। लेकिन वो ज्यादातर समय अपनी वायनाड में पूरी पार्टी बैठी हुई है वायनाड में। तो इस तरह से केवल वो बार बार नैरेटिव सेट करने की बातें न करे। दूसरी बात और मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जिस तरह के वो बोल रही थी अभी कि हिंदू के पास बांटने की कोशिश की कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, और उसके बाद अपने खटाखट योजना चलाई कि 8500 रुपए पर महीने देंगे, जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकला। लाइन लगाकर खड़ी हुई थी आपके कार्यालय के बाहर और सबको धक्के मार के आप लोग भगा रहे थे। तो झूठ के बुनियाद पर आपकी पूरी पार्टी चली रही है और झूठ की बुनियाद पर आपके राहुल गांधी चल रहे हैं, और इस तरीके से झूठे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की तो जनता लेगी नहीं। तो संविधान बदलने की बात हमने नहीं की थी, भाजपा के खासदार ने वो बात की थी, हमने वो बात नहीं की थी। आपके खासदार ने भाषण में बताया था कि हमारी पार्टी को आप बहुमत दे दो, हमारी पार्टी को अगर अच्छा मैंडेट मिल जाएगा तो हम संविधान में बदल करेंगे। ये हमने नहीं बोला था, आपके खासदार ने बोला था। ये नैरेटिव हमने नहीं बनाया था, आपके खासदार ने बोला था कि हम संविधान बदल देंगे। ये कांग्रेस ने नहीं बोला था, आप उसके ऊपर काम कर रहे थे, आपको उसमें चेंज करना था, वो लोगों के समझ में आ गया, ना कि कांग्रेस ने उसमें कुछ किया। पूछना चाहता हूं, इमरजेंसी किसने लगाई थी? अब इसका उत्तर दे दीजिए, इमरजेंसी किसने लगाई थी? जवाब है आपके पास? किस चीज के बारे में सर दोबारा बोलिए प्लीज। इमरजेंसी, चलिए चलो जहां तक आप संविधान खतरे में बता रहे थे, इमरजेंसी किसने लगाई थी, उसका उत्तर आप दे दें।
By the way, today's Children's Day, the birthday of our first Prime Minister. So congratulations to everybody. जी बोलिए। क्या बोला, क्या पूछ रहे हैं आप मुझे? वो आपसे पूछ रहे हैं कि इमरजेंसी किसने लगाई थी? जी। अरे इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा जी ने चुनाव लिए थे, चुनाव होने के बाद उसमें वो हार गई थी, लेकिन चुनाव उन्होंने लगाए थे। जो भी संविधान के मायरे में जो भी होता है, चुनाव जीवन भर के लिए इमरजेंसी लगा करेंगे क्या? उसके बाद भारी बहुमत से उनको चुनके दिया था। अभी वो अरे किस तरह की बात कर रही है हेमलता जी? हेमलता जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी आप एक बात बताना चाह रहा हूँ, इलेक्शन में जिस तरह से आप क्या कह रहे थे, चुनाव नहीं करवाते तो क्या जीवन भर तक आप क्या इमरजेंसी लगा के रखते? आप ये गलत ये मीडिया पे भी है, आप लोग अच्छा रहेगा एक सीट पे जाकर वायनाड में चुनाव लड़िए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। आपने बताया था आप संविधान में बदलाव लाने वाले थे, लेकिन आपको उतना बहुमत नहीं मिला, इसीलिए आप चुप बैठे। अरे संविधान में बदलाव एक कुछ नहीं किया, नॉर्मल प्रक्रिया है। आपकी तरह आप जरा नेहरू के इतिहास को देख लीजिए, इंदिरा गांधी के देख लीजिए और राजीव गांधी के इतिहास को देख लीजिए कि कितने संविधान में उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो संविधान का कसर बीजेपी से नहीं, आपके कांग्रेस से है। कांग्रेस बीत गया, वो साल बीत गए हैं। आप अभी नेहरू जी इसमें इतिहास से रहने की कोशिश करो, वर्तमान में जगने की कोशिश करो। आप कितने दिन वो पास में रहोगे? कांग्रेस के, इसके लिए कांग्रेस अभी विपक्ष में बैठी हुई है और जिस तरह की राजनीति वो अभी कर रही है, हिंदू को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। विपक्ष में बैठे हैं, हम क्या करना है वो हम देखेंगे। लोगों का जो मैंडेट है हम उसको देख लेंगे और हम अच्छी तरीके से राजनीति करेंगे, ना कि आप जैसा कि धर्म में झगड़ा लगा के हमें कोई राजनीति जबरदस्त। अरे क्या बात है साहब, वंडरफुल। मिस्टर मोदी, एक चीज पे तो हेमलता जी ठीक बोल रही हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। बांटो और राज करो की राजनीति आपको कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी। मोदी साहब, एक छोटी सी बात है जो हेमलता जी ने अभी कहा ना कि आपके सांसद ने ये बोला था कि हमें 2/3 बहुमत दे दीजिए, हम संविधान में जो बदलाव करना चाहते हैं हम करेंगे। यह आपके कर्नाटक के अनंत कुमार हेगड़े साहब ने मार्च में कहा था, जिसके ऊपर नड्डा साहब माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये इनका पर्सनल व्यू हो सकता है, ये हमारा व्यू नहीं है, बट इट वाज स्टार्टेड बाय बीजेपी एमपी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी ने, मोदी साहब ने क्लियर कट का नेशनल जो आर्टिकल 370, मोदी साहब ने कहा हमने कब्रिस्तान के अंदर उसको दफनाया है, कोई इसको रिवाइव नहीं कर सकता, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर रेजोल्यूशन पास करे या कोई भी, नहीं होगा। अमित शाह जी ने कहा आगे जाके इंदिरा जी अगर स्वर्ग से भी आते हैं, आप आएंगे मगर आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। ये तो कांग्रेस से पूछे ज्यादा अच्छा उत्तर दे सकती है। सिन्हा साहब, आर्टिकल 370 पे उनकी क्या राय, राम मंदिर पे क्या राय है? सिन्हा साहब बोलिए। सिन्हा साहब, आपको आवाज आ रही है सर? सिन्हा साहब बोलिए। मिल रही है। देखिए, जिस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बतलाने के लिए कि काफी है कि एक तानाशाह, एक अहंकार की ये भाषा है। जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, देश के निर्माण में जिन प्रधानमंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, आजादी के बाद जब देश के निर्माण में इन लोगों का, चाहे हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, संचार क्रांति, सारे क्रांतियों का जनक रहे ये लोग, और इन लोगों को लेकर का ये लोग प्रयोग करते हैं। इन्होंने क्या किया है देश में पिछले 10 वर्षों में? इन्होंने देश में जो है बेरोजगारी को इतना ज्यादा बढ़ा देने का काम किया है। 30 लाख जो रिक्त पद अभी पड़े हुए हैं देश में, उसको ये लोग भरने का काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा युवा जो है ओवर एज हो गए हैं, इन पर ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो देश में जो समस्याएं हैं और अन्य राज्यों में, खास करके बिहार के दृष्टिकोण से जो समस्याएं हैं, जिनके लिए लगातार हम लोग मांग उठाते रहे हैं, इस पर इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। ये लोग जो है हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। देश की क्या जरूरतें हैं, देश को बनाने के लिए, देश को विकसित देश बनाने के लिए क्या किए जाने चाहिए, इस पर ये लोग कभी गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन जब इधर उधर की बातें करनी होती हैं तो हाँ, अहंकारी भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं और इसी में समझते हैं कि बहुत लोग जो है देश के लोग इससे प्रसन्न है
अभी एक बात मैं कहना चाह रहा था बोलिए सर। कि अभी अयोध्या में आप देख लीजिए, वहां लल्लू सिंह जी थे, उन्होंने भी ये बातें कही थी जो हेगड़े साहब ने कहा था। वहां की दोनों सीटों आप लोग हार गए। बनारस का हाल देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हारते हारते बचे। कई चरण में जब काउंटिंग हो रहा था तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी अरे सुनील साहब, बिहार से आप आरजेडी कितनी सीटें जीत के लाई, इसका भी तो उत्तर दे दीजिए। इससे भी कुछ सबक लीजिए। अरे इससे भी सबक लेने की जरूरत है कि देश का जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको समझने की जरूरत है, उसको विभक्त करने की जरूरत नहीं है। देश सभी का है, ये समझने की जरूरत है। एक मिनट में मुझे समय दीजिएगा, मैं इनसे बात करूं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मोदी साहब कुछ बोलना चाहोगे या हेमलता जी से पूछता हूं मैं? सिन्हा साहब, मुझे आपसे पूछना है कि ये जो लालू यादव की बड़ी बेटी का नाम मीसा है, ये किनके नाम पर रखा गया था? ये जरा उसका उत्तर देंगे क्या? अरे अभी तक आप वहां से बाहर तो आने की कोशिश करो। नहीं, हेमलता जी, इनका हम जवाब दे देते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं और दूसरे लोगों को जो है ना अज्ञानी समझते हैं। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है। ये बतलाना चाह रहे हैं कि आपातकाल जब लगा तो इनको ये समझ में नहीं था। जो व्यवस्था उस समय बनी थी, मान लीजिए उसके खिलाफ समाजवादी लोगों ने आंदोलन किया। आज आपने क्या देश में व्यवस्था बनाने का काम किया है? घोषित आपातकाल पूरे देश में आप लोगों ने तैयार कर दिया है। ये समझने की जरूरत है, इस पर आप लोगों को सोचने की जरूरत है गंभीरता से। आप जो बातें कर रहे हैं, जेपी आंदोलन के बाद आरजेडी और बहुत सारे दलों का निर्माण हुआ है, तो इस चीज को समझिए। देश का युवा के खिलाफ उसी के गोद में बैठे हुए ऐसा वर्ग है देश का जो खुशहाल है। सर 49 साल हो गए इमरजेंसी को, अब तक कहाँ बैठे उधर सर? जो है केंद्र सरकार के मंत्री हैं सर, मोदी जी का 11वां साल चल रहा है। लेकर के निकले थे बिहार में और जाकर के जो है जिस प्रकार की भाषा का आप प्रयोग कर रहे थे, जी। जब वो केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने का काम किए थे तो क्या शपथ लेने का उन्होंने काम किया था? इनके सांसद जैसे ही चुनाव जीतते हैं, बिहार के संदर्भ में हम बातें कर रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों का हम कोई काम नहीं करेंगे। और ये यहाँ बैठ करके डिबेट करते हैं और कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास विश्वास की बात करते हैं। मैं बताता हूँ आपके लालू यादव जी जब अरे हिंदुस्तान के मर्म को समझने की जरूरत है। ये समझिए हिंदुस्तान के मर्म क्या है। और हम लोग जो सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की क्या परिभाषा है, क्या अवधारणा है, उसके भीतर जाने का प्रयास करिए, उसको समझने का प्रयास करिए। बाहुबलियों के इशारे पे चलती थी वो ज्ञान ना बांटे संविधान की तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना? मैं बताना चाहूंगा एक बात, जिस तरह से बोल रहे थे कि संविधान खतरे में, आपको बता रहा हूँ एक समय था जब पूरा जंगल राज बिहार में था, बच्चे कभी शाम को बाहर निकल पाते। आरजेडी के मुंह से संविधान और न्याय व्यवस्था की बातें बाहुबलियों के समीक्षा आयोग का गठन किया गया था और आते ही लोग तो लगातार हेमलता जी, ये आपसे सवाल है। अनुसूची में जो बिहार में जो आरक्षण का दायरा बनाया गया, तो आपने क्यों 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया? क्यों जब जातीय गणना की बात की गई तो क्यों सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करने का काम किया गया? आप लोग बहुजन विरोधी हैं, आप लोग दलित पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी हैं। और जब वोट ये बात तो ठीक है, जब चुनाव में जाने की बात है, जब चुनाव नजदीक आता है तो आपको हिंदू नजर आता है, उसको आप एक करने की बात करते हैं और समय पर तो पंकज मोदी साहब, लालू यादव आप हेमलता जी को कुछ बोलने देंगे? लेकर आए थे यादव की समीकरण। मोदी साहब, दिस इज अनफेयर। जरा एक सेकंड जो चोलचेले चपाटे जो सर, हेमलता जी हैज बीन वेटिंग। सर, हेमलता जी इंतजार कर रही हैं, जरा उनसे भी पूछ लें। हेमलता जी, सबसे पहले तो पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी हैज आल्सो ट्वीटेड टुडे दैट वी पे होमेज टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल हिज कंट्रीब्यूशंस टू व्हाट इंडिया इज टुडे। आज चिल्ड्रंस डे भी है, बाल दिवस भी है। सबसे पहले तो उसकी बात। दूसरी चीज ये, हेमलता जी, आपको कैसा महसूस होता है जब जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं बार बार इमरजेंसी की बात करते हैं, फिर वो पंडित नेहरू के पास जाते हैं, फिर इंदिरा जी के पास जाते हैं, फिर राजीव गांधी के पास जाते हैं, फिर नरसिम्हा राव के पास जाते हैं,
तो आप उस विषय में कुछ बोलना चाहेंगी? हेमलता जी प्लीज बोलिए। मैम हेलो। जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है हाँ। आपकी, फर्स्ट क्लास आ रही है, बोलिए। हाँ, आपने क्या सवाल पूछा? मैंने मुझे सवाल ये ठीक पूछा तरह से सुनाई नहीं कि दिया। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, हाँ आज बाल दिवस भी है। हाँ आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आज अपनी तरफ से जो भी श्रद्धांजलि देनी थी पंडित नेहरू को दी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब भी कोई डिबेट होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता, हर नेता वहां पे सीधा इमरजेंसी पे जाता है, पंडित नेहरू पे जाते हैं या इंदिरा जी पे जाते हैं या ऐसा ही कोई ना कोई सवाल लेकर के आते हैं। अब आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज बोलिए। नहीं, देखो देखो, सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहां जाके वो गांधी जी को प्रणाम करते हैं, गांधी जी के सामने नतमस्तक होते हैं। जी। और उन्हीं के पार्टी का एक खासदार यहाँ गांधी जी के प्रतिमा को, गांधी जी के फोटो के सामने गोली मारता है जी। और इस तरीके से बातें करता है, नथुराम को देशभक्त बोलाता है। तो ये भाजपा की राजनीति है। उनके लीडर जो है, उनको गांधी जी है, नेहरू जी है, ये जो हमारे देश के जो महापुरुष है, उनके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। और उनके बाकी के जो खासदार है उस तरह के का ये करते हैं, तो उनकी दोगली राजनीति है। एक लोगों के सामने करने की राजनीति है, दूसरे देश में जाके करने की एक राजनीति है, और यहाँ एक देश में करने की राजनीति है। दोगलापन है, और दोगलापन भाजपा का एक स्वभाव वैशिष्ट है। तो भाजपा का ये नेचर है कि उनका दोगलापन उनका मेन जीने का एक तरीका है। पंचसूत्री योजना जबरदस्त योजना है, कल्याणकारी है, गरीब के लिए बहुत मददगार है। पंचसूत्री महालक्ष्मी जो फ्री बस राइड वुमन के लिए, 3,000 रुपया वुमन के लिए, जातीय जनगणना 50% रिजर्वेशन, 25 लाख इंश्योरेंस, एग्रीकल्चरल किसान का 3 लाख तक लोन वेवर, अनएम्प्लॉयमेंट 4,000 भत्ता, कल्याणकारी है। हमने कभी भी दूसरे देश में जाके, यहाँ ये देश जो है भारत देश पहले रहने के लायक नहीं था, यहाँ के लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते। इस तरीके का भाषा का प्रयोग कभी भी राहुल गांधी ने नहीं किया, बल्कि ये प्रयोग किसने किया है आप समझिए, और आप उसके ऊपर सोचिए कि बाहर के देश में जाके हमारा देश जीने के लायक नहीं है, ऐसा कौन बात करता है, कौन बोलता है, और हमारे देश के लोगों का अपमान कौन करता है, ये आप में सोचने की और समझने की बात है। अच्छा, पंचसूत्री, पंकज मोदी साहब, पंचसूत्री योजना राहुल गांधी जी के एक गेम चेंजर है। सबका कहना है एमवीए में एक गेम चेंजर है। किसानों को जिस प्रकार 3 लाख लोन वेवर, उनको एमएसपी का गारंटी, जो अनएम्प्लॉयड यूथ को 4,000 रुपया फ्री बस राइड फॉर वुमन, जातीय जनगणना 25 लाख इंश्योरेंस, ये गेम चेंजर है। आप कैसे इसको मुकाबला करोगे मोदी साहब? पंचसूत्री राहुल गांधी जी। मैं इसका उत्तर दूंगा। आप ये इस तरह की योजना ये लोग तेलंगाना में लेकर आए थे, कर्नाटका में लेकर आए थे और हिमाचल में लेकर आए थे। आपने हिमाचल में देखा कि नहीं कि वहां के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली 1 महीने तक। तो इस तरह की झूठी एक तरह से अपने मैनिफेस्टो में बता देना कि हम लोग ये चीज करेंगे, जनता इनकी बात है बिल्कुल, जनता इनकी चीजों पे भरोसा नहीं कर सकते, जनता इनकी बात। उसके बारे में कर्नाटका के सीएम भी आके वो महाराष्ट्र में पूरा उन्होंने सब डेटा बताया। कैन वी हैव मिस्टर मोदीज ऑडियो प्लीज? मिस्टर मोदीज ऑडियो। सीएम तो आपकी पार्टी के, तो वो आपकी तारीफ भी करेंगे ना। वहां जरा जाकर जनता से पूछिए, जनता को पता चलेगा कि जनता क्या सोच रही है। तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल के, तो इस स्थिति में वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाए, तो इस तरह की बातें झूठे वादे करते हैं और जनता इसको बहुत अच्छी तरह से समझती है। इसी सेम तरह की योजनाएं उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में करने की कोशिश की थी कि हम 8500 रुपए हर महीने देंगे, खटाखट योजना चलाई थी। जनता ने कितना भरोसा कर लिया, और जिन्होंने भरोसा किया वो उनकी दुकान, मतलब इनकी पार्टी के ऑफिस में खड़ी थी, और उसके बाद ये लोग पुलिस के द्वारा उनको बाहर भगा रहे थे। जनता समझती है इनके झूठे वादों को, बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि ये केवल वादे करते हैं, इनका कोई ओवरशोर होता नहीं है। तो जनता समझ रही है, अब इस चीज को समझिए। सर 52 सीट से 100 पर आ गए, 52 के 54 से 100 पर तो आ गए, बहुत बड़ा काम हुआ है सर। 100% इंक्रीज, कमाल है सर कांग्रेस की। और अब तो 100वीं सीट भी आ जाएगी जब प्रियंका गांधी जीत कर आएंगी 5 लाख वोट से, वायनाड से।
नहीं तो 100 सीटें लाना है, उनके लिए शुभकामनाएं। वो हमेशा के लिए 100 सीटें ही लेकर आते रहे और उसी तरह विपक्ष में बैठते रहे, हम तो इसका स्वागत ही करेंगे। सिन्हा साहब आपके लिए वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स, आप फिर कहोगे कि अमित शाह की एरोगेंस है। जिस प्रकार से वो अमित शाह जी ने क्लियर कट कहा वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स जरूरी है, और मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं कि ये होकर रहेगा। वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म्स लेके आएंगे और वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स होगा, कोई उसको रोक नहीं सकते। सिन्हा साहब देखिए, समझने की बात है कि अब जब इस विषय को जेपीसी में डाल दिया गया है तो कोई व्यक्तिगत रूप से इस पर अभी टिप्पणी, जेपीसी जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब इसको रखा गया है तो क्या निर्णय होता है उसके बाद ही कोई वक्तव्य इनको देना चाहिए। लेकिन इनको तो आतुरता है ना, ये अभी तो इस कुछ देर पहले हमने कहा ना कि ये जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं ये समझने की जरूरत है। तो इनके भीतर आतुरता है, लगता है जैसे इनसे बड़ा कुछ है ही नहीं, न इनसे पहले कुछ है न इनके बाद कुछ है, जो है वही है। लेकिन वक्फ बोर्ड का जहां तक प्रश्न है, अच्छा ये 370 पे क्या सोचते हैं, ये आर्टिकल क्या कहते हैं राम मंदिर पे क्या सोचते हैं, या फिर वक्फ बोर्ड पे क्या सोचते हैं, इसका तो उत्तर दे दें। जेपीसी में गई है तो क्या प्रवक्ता अभी तो बता सकते हैं वक्फ बोर्ड के कानून के साथ है, धारा 370 के साथ है, या फिर राम मंदिर का जो हुआ जीर्णोद्धार आपके पार्टी से कोई नहीं आज तक दर्शन करने क्या कहना चाहते हैं? जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, आप जो बातें बोल रहे हैं कि कोई दर्शन करने नहीं गए हैं, वक्फ बोर्ड जो है वो बार-बार ये कहता है, प्रत्येक दिन पूजा पाठ करते हैं। हम लोग जो है राष्ट्रपति भवन जिस जमीन पर बना हुआ है वो वक्फ की है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी वक्फ की है, ये क्या मतलब चलने का काम करते हैं क्या? आप तो कहते हैं राम को लाए हैं, आप कितने बड़े हो गए हैं कि राम को लाए हैं? सिन्हा साहब बतलाने का आप काम फिर राम पे आ गए। सिन्हा साहब ऐसी शक्ति आ गई क्या कि आप राम को लाए? अरे राम को लाए नहीं है, राम मंदिर को लाए। नहीं आप लोगों ने कहा ना, आप लोगों ने कहा ना, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आदर्श है उनको समझने की देखिए भाई साहब जी बोलिए हेमलता जी। देखिए भाई साहब, एक मिनट, मेरा आवाज आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रही है जी, बहुत बढ़िया आ रही है, जबरदस्त आ रही है, बोलिए। देखो धर्म जो है वो घर में रहना चाहिए और राजनीति रास्ते पे करना चाहिए। इन्होंने धर्म रास्ते पे लाया और राजनीति हर एक घर में घुसाई, तो ये इनका चलन है। इन्होंने धर्म है जो रास्ते पे लाया वो घर में होना चाहिए। हर एक की आस्था है धर्म के बारे में। हम लोग हिंदू है, हम हिंदू धर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं, लेकिन वो रास्ते में लाने की जरूरत नहीं है। और राजनीति जो रास्ते में करनी चाहिए वो घर में घुसाई, हर घर में झगड़ा लगाया राजनीति के बारे में, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत काम कर रहे हैं। हेमलता जी आप इसका उत्तर दे दीजिए। आप बोल रहे हैं हिंदू को धर्म घर में रखना चाहिए, तो हिंदू धर्म में घर में क्यों रखे? किसी ने हिंदुओं ने ठेका ले रखा है क्या? कहाँ लिखा हुआ है कि वो धर्म घर में ही रखे? जब रोड पे वो नमाज अदा करते हैं पूरी झुंड में, तब आप उसको उनको नहीं सिखाने जाते हैं कि धर्म घर में रखिए या मस्जिद में रखिए या फिर कहाँ रखिए? ज्ञान सिर्फ हिंदुओं को देने के लिए मत रखिए। इसी यही तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज आपकी स्थिति 100 के अंदर हुई है, जो भी मैंने बातें की। इस चीज को समझिए, हिंदुओं को केवल ज्ञान मत दीजिए कि धर्म अपने घर के अंदर रखिए, मन में रखिए। हम मन में भी रखेंगे, घर में भी रखेंगे और हम अपने मंदिरों में रखेंगे और पूरी दुनिया में इसको फैलाएंगे। सिर्फ आप संविधान का पालन करो, बस इतना ही आपको कहना है, हाथ जोड़ के कहना है। ये देश संविधान के ऊपर चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। आप देश में संविधान के अनुसार आप काम करो, इतना ही आपको कहना है, बस और कुछ नहीं करना है। मोदी साहब, राहुल गांधी जी का कहना है कि देश संविधान से चलेगा। मोदी साहब, देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। संविधान को कॉपी, इसलिए राहुल गांधी जी हर मंच पर वो संविधान लाल किताब लेकर सबको दिखा रहे हैं संविधान से चलेगा। वही लाल किताब के अंदर के सारे पन्ने सफेद हैं, वो सिर्फ लाल किताब उन्होंने ना नक्सलों से लेकर ऊपर कवर कर रखा है, वो अंदर पूरी खाली है। वो जनता बहुत हंसी आ रही है, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। अरे कितना गिरोगे यार। अरे आपने को लाल किताब ऊपर रख रखी है, नक्सलों की जो बहुत हंसी आ रही है। नहीं, बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। कितना गिरोगे और कितना गिरोगे? रिजल्ट आएगा ना तो ज्यादा हंसीएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब आपने उसमें भी हंसा था, लोकसभा चुनाव के बाद भी आपको बहुत हंसी आई होगी। अभी महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो भी आपको बहुत हंसी आएगी, और झारखंड का चुनाव का रिजल्ट आएगा तो भी हंसी आएगा। ज्यादा बेटर
बेहतर रहेगा, ठीक है। जी, और come to the end of the show. बता दे रहा हूं, One final देखिएगा, word from all हिंदू of जातियों you. को बांटने पे या आपने बांटने की कोशिश की, उसका मोदी साहब एक सेकंड, जवाब जनता ने एक दिया है। सेकंड। संविधान की अरे गलत मोदी व्यवस्था साहब का कभी है कि सुन तो आपने लीजिए। हमारे समाज के अंदर सफेद पन्ने बांटे थे, इसमें हंसिएगा पंकज ज्यादा। मोदी साहब एक बार सुन तो लीजिए, एक मिनट। मोदी साहब आपके मुताबिक, जी आपके मुताबिक एनडीए की 288 में से कितनी सीटें आ रही हैं महाराष्ट्र में? अभी आंकड़े देना सही नहीं, लेकिन हम लोग 200 के आसपास पहुंचने वाले हैं। 200 के आसपास, आपको दें। क्या बात है साहब, 200 के आसपास। सिन्हा साहब, आप बिहार में बैठे हैं, दूरबीन लगा करके आप महाराष्ट्र को देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, जरा बताएं सर। महाराष्ट्र में हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, और जिस प्रकार से देश में इन लोगों ने वातावरण तैयार करने का काम किया है, उस पर देश की जनता सरसरी निगाह से उसको देख रही है। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जो व्यवस्था इन लोगों ने बनाया है, और देश का हर वर्ग जिस प्रकार से परेशान है, चाहे महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन ये लोग जो है इन तमाम चीजों पर बातें नहीं कर करके सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पे बात करते हैं, जिसको जनता नकारने जा रही है, और महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हाँ हेमलता जी, आप बताएं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है, महागठबंधन, उसकी सरकार आने वाली है, वो लगभग तय है। सब लोग भी वही चाहते हैं, और महाराष्ट्र की जनता पूरी जनता यही चाहती है। तो महागठबंधन का सरकार महाराष्ट्र में आने जा रहा है। मैम यही हरियाणा में भी बोल रहे थे, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार आ गई। कहीं हरियाणा तो नहीं होने वाला महाराष्ट्र में, हेमलता जी? नहीं, वो महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार आने वाली है। महाराष्ट्र में हर सेक्टर में जो डिस्ट्रेस है लोगों का, वो देख के लोगों के इससे ही पता चलता है कि महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार। नहीं, उनका कहना गति वर्सेस स्थगिति, गति स्थगिति, इसमें कुछ लग रहा है वेटेज है हेमलता जी? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मोदी साहब, बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद। आप सब लोगों को जय भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। जय हिंद। थैंक यू। Well, that was nice. That was really nice. We had a guest from Nashik, and we had a guest from Patna, and of course we had Mr. Modi. Mr. Modi is from Mumbai, right? Navi Mumbai, yes. Navi Mumbai. Why was Mr. Modi not there at the Shivtit today? He was performing his duty here. He was as a performing his duty. spokesperson. He thought it was more important Yes. to be on nation now than He's the Prime doing- Minister's rally. Isn't that amazing? He's doing his Absolutely duty as a amazing. spokesperson. But I tell you what, प्रदीप जी, ठीक है, MBA लग रहा है आगे सब कुछ है, लेकिन यू कैन नेवर राइट ऑफ द बीजेपी। आप बीजेपी को राइट ऑफ नहीं कर सकते साहब। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बड़ी सिस्टमेटिकली चल रही है, गांव गांव में जा रही है, एक एक घर का दरवाजा खटखटा रही है। द ओनली होप फॉर द MBA इज कि शरद पवार साहब MBA के साथ हैं, और शरद पवार साहब को विंध्याचल में हराना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, स्पेशली विद दिस कॉम्बिनेशन। सर आप देखोगे बीजेपी इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, सेंटर इज विद द बीजेपी, जी। मोदी अमित शाह इन फुल फ्लो, पैसे की कोई साम दाम दंड भेद से दे आर फुली ओवरफ्लोइंग विद ऑल दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज। सेकंड थिंग इज MBA, they are not convincing and they are not put of best thing, because बहुत सारे चीज आप अगर कह दो कि 1500 महंगा है, स्टेट कैनॉट अफोर्ड इट, तो आप 3000 मतलब 1500 रुपए लाड़की बहन के जो दिए जा रहे हैं, वो अगर- उससे राज्य का खजाना खाली हो गया खाली हो जाएगा। और आप जो 3000 देने वाले हैं उससे क्या होने वाला है? 3000 से क्या होने वाला है? सो बहुत सारे चीज है, बहुत सारे चीज है, फ्री बस रहा, तो आपने रोजी यू हैव टू कन्विंस द पीपल कि व्हाई 15, तो बहुत सारे चीज में दे डोंट हैव एन आंसर। इवन इफ यू आस्क द MBA लीडर्स स्ट्रेट ऑन द फ्रंट कि 3000 कैसे दोगे, अगर 1500 नहीं दे सकते, तो दे डोंट हैव एन आंसर, देयर इज नो कन्विंसिंग आंसर। तो ये जो डेफिसिट्स ऑफ रीजनिंग इज गोइंग टू कॉज, बिकॉज पीपल वांट टू बी कन्विंस्ड, यस यू आर गोइंग टू डू इट। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी चीज है प्रदीप जी, जो हम भूल गए, मैं भूल गया उसको डिस्कस करना। वो क्या था कि ऑडियो आ रहा था, जा रहा था, तो हेमलता जी से ये पूछना बहुत जरूरी हो गया था कि राहुल गांधी जी ने कहा कि 3 लाख तक का कर्जा हम लोग माफ करने वाले हैं।
किसानों का। लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला है कि हम सारा कर्जा माफ करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। तो हाउ डू यू कम्पीट? ऑफ कोर्स देयर विल बी नथिंग लेफ्ट टू द स्टेट। मतलब जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में कुछ बचेगा नहीं बाय द टाइम पीपल आर फिनिश्ड। हर एक को इफेक्टिवली ये कहा जा रहा है कि वोट डालने के लिए तुमको इतने पैसे मिलने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ। तो So one thing is there, Lok Sabha mein, this minute planning of Amit Shah, the Chanakya never worked in the Lok Sabha in Maharashtra. विदर्भ में उन्होंने मायावती को डाला था, अंबेडकर जी थे, थर्ड फ्रंट थे, it never worked. But now, because statistically, there's less than 1% difference between the MVA and the NDA, yes. Now Raj Thakre ji बहुत सारे सीट्स में लड़ रहे हैं. He is now, can he at least take 1% vote? If he takes around 1 to 2% of vote share, NDA sweeps. no, that's what exactly. That's exactly what I'm saying. But can he do it? Yeah. Last time Chanakya, Amit Shah ji's, all these micromanaging in Maharashtra failed. It failed and they were wiped out, literally wiped out. BJP, the lowest performance we can say from long time in the third. So will it work? Now whatever he does, ultimately the voters decide. Raj Thakre ji एक बहुत बड़ा factor होगा. If he can take about 2% of the vote share. 2% बहुत होते हैं सर। Yes. मैं कहता हूँ 1% भी ले जाएं बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी के 1% वोट भी इस तरफ ले जाते हैं तो मामला खत्म है सर। उसके बाद खत्म है, उसके बाद कोई है ही नहीं, उसके बाद कोई मतलब बहस ही नहीं है उस बात के ऊपर। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने भविष्यवाणी करनी बंद कर दी है सर। जहां तक कि जब हरियाणा के रिजल्ट आ गए उसके बाद तो भविष्यवाणी बंद है। हरियाणा में इन स्पाइट ऑफ प्रदीप जी 0.5% डिफरेंस इन द वोट शेयर, 39.9% बीजेपी के पास, 39.4% कांग्रेस के पास। 0.5% के वोट डिफरेंस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 11 सीटें ज्यादा आ गए। अब मेरा ये कहना है कि ये पूरे महाराष्ट्र में, मैं मानता हूं महाराष्ट्र जो है वो हरियाणा नहीं है। बट महाराष्ट्र में यही हो गया। It was less than 1% vote share increase for MVA and they got probably 31 seats. They got 31 seats out of 48. मतलब less than 1% vote share increase. 31 versus 17. Yes. उनको 17 ही, इधर 31 हो गई, मतलब 14 सीटों का फर्क पड़ गया। 1% vote share, not even 1%. उससे भी कम उसमें। So the swing is, you know, either way. So if this 1% or 2%, if Raj Thakre ji अगर hold कर सकते हैं, that will be very interesting. It could be the other way around also, because कई जगह पर ऐसा है कि राज ठाकरे is not standing only in places where Uddhav Thackeray is standing. He is also there where Mr. Eknath Shinde is there. So there is a possibility that quite a few of his votes also might go to Raj Thakre. मतलब वहां पे सर भाई खतरा है, दोनों तरफ हो सकता है। अभी ये जो चुनाव है कहीं पर भी जा सकती है। हम फिर बोल रहे हैं, इधर भी और उधर भी, और हो भी सकता है। प्रदीप जी एक बात सुनिए, मुझको ऐसा लगता है कि ये जो नवाब मलिक साहब कह रहे हैं ना कि आदरणीय सम्मानीय अजीत दादा पवार साहब जो हैं वो क्या बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट विल बी आइदर वे, इट विल बी आइदर दिस वे और दैट वे। जो भी कॉम्बिनेशन जीतेगा उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आने वाली है। सिंपल मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी इज जस्ट 145 सीट्स। आई थिंक इफ द एनडीए विंस दे विल गेट ओवर 180, इफ एमवीए विंस दे विल गेट ओवर 180। दोनों तरफ से जो भी जीतेगा उसको एक 180 प्लस आने वाली है। The confidence of the BJP leaders, I think many of them don't think that they will reach 105. जो last time 105 मिला था, if you ask them, they will say 105 मिल सकता है। You know, they और प्रदीप जी एक confidence level नहीं है कि 105 पार करेगा, बोले 120, 110, nobody saying that। 2014 में 122 आई थी। Yes, I think, but इनमें वो confidence नहीं है कि अब बोले कि 105 हम पार करेंगे, उससे ज्यादा everybody says ठीक है 105 तक पहुंच सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं। That is what they say. So the deficiency in confidence is there. But that they are not confident. So 70 से लेके 100, 105 तक पहुंचेंगे। This is what they are talking. That is a realistic assessment of the situation, which means the BJP is working very hard. Which means there is a possibility that the BJP is working really and truly hard. And this time, if you notice, they are fighting on lesser number of seats. इस बार बीजेपी कितनी 160 पे लड़ रहे हैं शायद, जहां तक मेरा ख्याल है। बट जो हम लोग कह रहे हैं कि 105 आप जीते थे, दे आर नॉट इवन कॉन्फिडेंट दैट वो 105 वो रिटेन कर पाएंगे। नाउ इफ दे रिटेन 105,
then the battle is very simple. Then battle is over. Then that is over. Then एकनाथ शिंदे 40-50 बोल रहे हैं, but at least 18-20 तो लेके आएंगे एकनाथ शिंदे। अगर एकनाथ शिंदे जी 20 अजित लेकर पवार से आते 5 से 10 सीट। सर ऐसा है, बाकी अमित शाह जी बाकी सीट ले आएंगे, बाकी जितनी सीटें चाहिए वो अमित शाह जी ले आएंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ ये कहना है, मेरा सिर्फ ये मानना है अभी तक कि जब तक शरद पवार साहब एक्टिव हैं और शरद पवार एमबीए को एडवाइस कर रहे हैं और किस प्रकार आगे चलना है वो एडवाइस कर रहे हैं और बड़े प्यार से चल रहे हैं, इफ यू नोटिस, और उनमें सीधा है, आपको तय करना है गद्दारों के लिए वोट दोगे या उनके लिए वोट दोगे जो आपके साथ खड़े रहे। ये इफेक्टिव मैसेजिंग जा रही है एमबीए की तरफ से, तो इट कुड गो आइदर वे। शरद पवार जी मैक्सिमम सीट्स पश्चिम महाराष्ट्र में मिले थे, और द 50 odd सीट्स with 25 से ज्यादा सीट्स he got in पश्चिम महाराष्ट्र। Now that his vote share, will Ajit Pawar be able to make a dent? I don't think so. I don't. No, we know that होगा ही नहीं। So, but even if Sir, the biggest loser in this is going to be Mr. Ajit Pawar. मुझको ऐसा लग रहा है सबसे बड़े लूजर जो होंगे वो अजीत दादा पवार होंगे और उसके बाद उद्धव ठाकरे जी होंगे। देखिए एकनाथ शिंदे जी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, शरद पवार साहब की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, बीजेपी की रहेगी और कांग्रेस की सबसे अच्छी रहेगी। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आखिर में क्या होगा, देयर इज वन सिनेरियो विच आई एम लीनिंग टुवर्ड्स। याद रखिए ये भविष्यवाणी नहीं है, ये छोटा सा विश्लेषण है। जो 1999 में हुआ था ना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी थी, हो सकता है इस बार भी कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बने और उद्धव ठाकरे जी भी बाहर हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। दैट्स व्हाट आई थिंक। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द कांग्रेस led by Rahul Gandhi, of course, and Sonia Ji and Priyanka Gandhi, and our own Mr. Nana Patole here, and Sharad Pawar Saab's NCP, they may get enough seats to be able to form the government, making Uddhav Thackeray Ji redundant. Of course, they'll take him along. They would not want any trouble in the future, but that possibility exists. That's my opinion. You know what you're saying is perfectly where Uddhav ji is concerned. Mumbai is the only place left for him. Yes. Konkan तो पूरा चला गया. Konkan is divided between Rane, Deepak Keserkar, Sir, even Uday Thane- Samant, even Thane is gone. Gogole. Yeah, Thane से लेके पूरे Konkan. जी। And I said only Mumbai is where he is left in patches. And that also it depends upon how he is going to succeed. He will succeed if the Congress wholeheartedly supports him in Mumbai. सर Then he's got a मुंबई chance. में उद्धव ठाकरे जी तभी जीत सकते हैं अगर पूरा मुसलमान वोट, मुस्लिम वोट जो है वन साइडेड इस तरफ पड़े। अगर वन साइडेड उद्धव जी की तरफ पड़ेगा तो उद्धव जी बड़े आराम से जीतेंगे। लेकिन मुंबई की कितनी सीटें हैं सर? हाउ मच कैन यू गेट इन How much मुंबई? can you get? हार्डली एनीथिंग। तो मेरा ये कहना है मुंबई में मैक्सिमम 25 सीट ले आएंगे, 30 ले आएंगे। मैं कहता हूँ चलो क्लीन स्वीप भी कर दी, किसी और की कोई सीट ही नहीं जाए, 36 सीटें आएंगी। उससे ज्यादा क्या होगा सर प्रदीप जी? उससे ज्यादा क्या होगा? जहां तक बाकी महाराष्ट्र का प्रश्न है वहां पर it will be a battle between Congress NCP on one side and the BJP Shinde Sena on the other. That's it. Ajit Dada Pawar is no longer a factor. No, he is not beyond Baramati, I think. और उनके and he might lose Baramati also. और उनके साथ जो स्टॉलवर्ट्स हैं उनके जो कुछ सीटें- भारी भरकम लोग जो हैं वो कुछ सीटें लेके आ जाएंगे। लेकिन उनका तो ऐसा है साहब, वो पार्टी में भी ना खड़े हों फिर भी जीत के आएंगे Yes, yes. अपने अपने इलाके से। जैसे सुनील तटकरे साहब अपने बलबूते पर जीत कर आ गए छगन भुजबल। लोकसभा। अब जैसे छगन भुजबल हो गए, हसन मुशर्रफ हो गए, दिलीप वलसे पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल साहब हो गए, जयंत पाटिल जी हो गए। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टू जितेंद्र आवाड साहब, ये मुझे मालूम नहीं है। he is having a tough time there because they have fielded a Muslim candidate against him and Yes. So, but in any event, I hope he wins. I have a very selfish reason for that because he's my friend. So I would love Awad Saab to win. But my point is, realistically speaking, finally it will be a battle between the BJP, Shinde Sena on the one hand, and Congress, Sharad Pawar, NCP on the other. The rest don't really matter that much. That's my opinion. Anyway, that's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब्सक्राइब करें चैनल को साहब ज़रूर, अगर अभी तक नहीं किया है तो वो घंटी भी बज गई है, ज़रा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स लिखिए। आप ज़रा ज़रूर हमें बताएं आपको क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। whom would you like to see as the चीफ मिनिस्टर? आप चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस साहब बने, आप क्या चाहते हैं वेणुगोपाल साहब बने, या एकनाथ शिंदे साहब कंटिन्यू करें, या उद्धव ठाकरे जी वापस आएँ? आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र का, ये आपके लिए सवाल है। That's it, that's all we got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. See you tomorrow.